इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उन 3 शब्दावलियों को अच्छे से समझेंगे जिनके आसपास पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम घूमता है। अगर इन 3 शब्दों को हमने ठीक से समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अच्छे से समझ में आएगा और हम ये समझ पाएंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी में बहुत कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों को लेकर। पहले जो शब्द है वो है रेलिवेंट, फिर है इरेलीवेंट, उसके बाद जो आखिरी शब्द है वो इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये शब्द इंग्लिश में है तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप हिंदी में इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि रिलीवेंट की हिंदी शब्दावली है सुसंगत, इररिलेवेंट की हिंदी शब्दावली है विसंगत और एक शब्द है इनकॉन्सिस्टेंट जिसकी हिंदी शब्दावली है असंगत। अब इंग्लिश वालों को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये शब्दावली उनको अलग अलग दिखती है। कौन सी? रेलिवेंट, इररिलेवेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये शब्दावली उनको पढ़ने में ही अलग लग रही है, लेकिन अगर हम हिंदी वाले शब्दावली देखें तो हमें वो सेम सेम दिखती है, यानी कि सिमिलर दिखती है, जैसे सुसंगत, असंगत, विसंगत। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग जो लॉ के विद्वान जिसको कहा जा सकता है वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी भाषा की बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें को अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन मिलेगा। विसंगत को असंगत पढ़ा जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को इसमें काफी दिक्कत आती है, उनको समझ में नहीं आता है कि विसंगत क्या है, असंगत क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करें सुसंगत की। सुसंगत का साधारण मतलब होता है जुड़ा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ। एक बात जब एक दूसरे से संबंधित हो तो हम ये कहते हैं कि वह सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 2 उपधारा 1 टा के अंतर्गत सुसंगत की परिभाषा दी गई है और सुसंगत की परिभाषा ये कहती है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से ससंगत हो। तो न्यायालय में जब सुसंगत की बात करते हैं तो साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 3 और पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो धारा 5 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया था। और वर्तमान की जो धारा 3 है वो ये कहती है कि सुसंगत तथ्य की अगर बात की जाएगी तो सुसंगत तथ्य किससे संबंधित है, तो फैक्ट इन इश्यू से, विवादक तत्वों से। तो सुसंगत तत्व जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो फैक्ट इन इश्यू यानी कि विवादक तत्वों से रिलेटेड है। तो अब यहाँ हमें ये देखना भी पड़ेगा कि विवादक तथ्य क्या है, यानी कि फैक्ट इन इश्यू क्या है और सुसंगत तथ्य इनसे कैसे मेच खाते हैं, कैसे मिल जाते हैं। वह तत्व जो विवाद का विषय हो। विवाद का विषय क्या है? एक पक्ष ने कहा, दूसरे पक्ष ने उससे इनकार किया। जैसे एक पक्ष कोर्ट में ये कहता है कि बी ने मेरा मोबाइल चुराया, बी कहता है मैंने कभी मोबाइल चुराया ही नहीं। तो एक पक्षकार ने प्रख्यान किया और दूसरा प्रत्याख्यान करता है, मतलब एक ने कहा दूसरे ने उसको इनकार कर दिया। तो ये प्रश्न विवाद का प्रश्न है कि क्या बी ने ए का मोबाइल चुराया था। तो कि जिस भी बात में विवाद है, जो विवादित मुद्दा है उसे कहा जाता है विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इश्यू। इस फैक्ट इन इश्यू को कोर्ट में साबित करने के लिए संगत तथ्य कोर्ट में दिए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है सुसंगत तथ्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगर हम विवादक तथ्य की डेफिनेशन की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 2 उपधारा 1 छा के अंतर्गत विवादक तथ्य की परिभाषा दी गई है। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तत्व जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, यानी कि जो किसी अन्य तथ्य से जुड़ा हुआ हो, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व
या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में व्याख्यान या प्रत्याख्यान यानी कि या तो इनकार किया गया हो या उसको मान लिया गया हो आते हैं। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति, यह विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में उसके अंतर्गत होती है। तो विवादक तथ्य क्या है? तो फैक्टिन इश्यू ऐसे हैं जिसमें कोई विवाद का मुद्दा हो। किसी एक पक्ष ने कहा कि ये मोबाइल इसने चुराया है, दूसरे ने कहा कि मैंने तो नहीं चुराया है, तो विवाद उत्पन्न हो गया कि अब किसने चुराया है या नहीं चुराया है। अब यहाँ पर आके जब कोई रिलीवेंट फैक्ट दिया जाता है कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए कि किसने किस चीज से कौन सत्य बोल रहा है, और जो सबूत दिए जाते हैं, जो गवाह दिए जाते हैं, वो तथ्य कहलाते हैं सुसंगत तथ्य। रेलिवेंसी यानी कि सुसंगति क्या है? तो सुसंगति दो तरह की होती है, लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी। तार्किक प्रासंगिकता या तार्किक सुसंगति कह सकते हैं और कानूनी सुसंगति भी कह सकते हैं। कोई बात सुसंगत है या नहीं ये कैसा पता चलेगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 से लेकर धारा 50 तक, जो पुरानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर 1872 हम देखें तो अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 से लेकर धारा 55 तक जो दिए गई थी। अब यहाँ पर धाराओं में चेंज हुआ है, अंदर के मैटर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो कोई भी बात जो आप कोड में रख रहे हैं वो अध्याय 3 के अंतर्गत सुसंगत होना चाहिए। आपने कई बार कोर्ट में देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई वकील या पक्षकार कोई प्रश्न न्यायालय में पूछता है तो दूसरा वकील कहता है कि आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, और वो ऑब्जेक्शन लेता है, उसको उस सवाल पे ऑब्जेक्शन होता है जो कि सामने वाला वकील पूछ रहा हो या पक्षकार पूछ रहा हो। तो वो ऑब्जेक्शन क्यों लेता है? वो ऑब्जेक्शन इसलिए लेता है, सिर्फ इस बात पर लेता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह सुसंगत नहीं है, जो केस चल रहा है उस केस में वो रिलेवेंट नहीं है, उस केस में वो सुसंगत नहीं है। तो दूसरा पक्षकार जो है या दूसरा वकील जो है वो ये कहता है कोर्ट से कि जज साहब मुझे पूछने दिया जाए, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो इस केस में कहाँ पर सुसंगत है। अगर जज को, न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि वो प्रश्न जो पूछना चाह रहा है वो उसको पूछने दिया जाए तो जज कहेगा कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्स। और अगर जज को ये कहना है कि नहीं ये प्रश्न नहीं पूछना है तो वो कहेगा कि ऑब्जेक्शन सुटेंड, ये प्रश्न मत पूछो। तो कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से साक्ष्य दिए जाएंगे? तो वही साक्ष्य होगा, वही प्रश्न होंगे जो उस मामले में, उस केस में सुसंगत है। और सुसंगति का पता कहाँ से चलेगा? धारा 3 से लेकर 50 तक। अब हम विसंगत तथ्य की बात करते हैं। ऐसी कोई बात जिसका मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो विधि ये कहती है कि ऐसी बातें आप न्यायालय के समक्ष ना रखें जिसका उस वाद से, उस केस से कोई लेना देना ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप धारा 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो पहले धारा 43 थी, उसमें दो व्यक्तियों के बीच का कोई निर्णय जो है वो देख सकते हैं। जैसे रमेश ने सुरेश नामक व्यक्ति के खिलाफ एक मामला न्यायालय में लगाया और ये कहा कि सुरेश नामक व्यक्ति ने मेरा मोबाइल चुराया। न्यायालय कहता है कि आप इसको साबित करो। तो वही कहता है कि सुरेश ने पहले राजेश का और मोहन का मोबाइल चुराया था। ये बातें कहाँ तक ये साबित कर सकती हैं कि उसने रमेश का मोबाइल भी चुराया होगा? ये बेतुकी बातें हैं, ये विसंगत तथ्य है। इस तरह की बातों को न्यायालय स्वीकार नहीं करता है, तो इसे कहा जाता है विसंगत, असंगत तथ्य। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत हो जाते हैं। किसी तथ्य का जो विवाद का विषय वाला तथ्य है उस तथ्य से इतना विपरीत होना कि वह किसी तथ्य के अस्तित्व,
अनस्तित्व को संभवतः या असंभव बना देता है, वो कहलाता है विसंगत तथ्य। तो जो असंगत तथ्य है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 जो है उसके अंतर्गत जाकर सुसंगत हो जाते हैं। जब आप साक्ष्य प्रस्तुत करते हो, गवाह देते हो, तो वो सुसंगत हो जाते हैं। पहले ये कहाँ पे दे रखा था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 में। जेम्स स्टीफन, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो वो पुस्तक है उसके लेखक भी हैं और इनको उसका जनक भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब साक्ष्य अधिनियम में 5 तरह की इनकंसिस्टेंसी बताई थी। अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं, पहली थी उनकी प्ले ऑफ एलिबाई, यानी कि अनियंत्र होने का सिद्धांत। प्रश्न ये है कि क्या ए नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में बी नाम के व्यक्ति की हत्या की है 1 नवंबर 2023 को। और तथ्य फैक्ट ये रखा जाता है कि 1 नवंबर 2023 को वो कोलकाता में था। तो जो आदमी 1 नवंबर 2023 को कोलकाता में है, तो वो आदमी कोलकाता में ये साबित हो गया, तो मुखर्जी नगर में मर्डर कैसे करेगा? ये बात इतनी विपरीत है, इतनी अलग है कि इस तथ्य के अस्तित्व को उसने उसका मर्डर किया होगा मतलब असंभव बना देता है। जैसे कि यदि प्रश्न ये है कि क्या ए ने किसी विशिष्ट दिन चेन्नई में कोई अपराध किया था, तो ये तथ्य कि ए ने उस दिन लद्दाख में था प्रासंगिक है, सुसंगत है। इससे ये अत्यधिक असंभव हो जाता है, यथा भी असंभव नहीं है कि इन्हें अपराध किया हो। मतलब ए जो है वो लद्दाख में है, तो वो लद्दाख से चेन्नई उसी दिन उसी तारीख पे कैसे मर्डर कर सकता है? तो ये जो है असंभव बात है, और असंभव बात जो है वो केस से मामले से इतनी विपरीत है। तो जो प्ले ऑफ एलिबाई का सिद्धांत है वो कहता है अनियंत्र होने का सिद्धांत, यानी कि आदमी जिस जगह अपराध कारित हो रहा है उससे विपरीत जगह में है, इतनी विपरीत जगह में कि वो नहीं पहुंच सकता अपराध के समय में। तो ये सिद्धांत वहां काम आता है। दूसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ डिजीज। कोई आदमी मर गया, उसका मैटर चल रहा है, वो आ जाए अचानक से और वो आदमी जिंदा है, इस बात को वो साबित कर देता है, तो मैटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी जिंदा है जो ये कहता है कि मर गया है, लेकिन वो आदमी आ जाता है। तो यहाँ पर जिसके मरने की चर्चा चल रही हो और उससे रिलेटेड कोई केस चल रहा हो, पर वो लौट आया, उसने साबित कर दिया कि वो जिंदा है, तो केस खत्म हो जाएगा। तीसरा है सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म। जिस किसी आदमी का मर्डर किया है, पता चले उस आदमी ने खुद आत्महत्या की है, आरोप लगाया गया है कि किसी ने किसी की हत्या की है, मर्डर किया है, और ये साबित कर दिया जाए कि सुसाइड था, तो बात खत्म हो गई। अब ये बात जो है वो इतनी विपरीत बात है कि कोई आदमी अपने आप को ही मार रहा है, तो दूसरा उसको कैसे मार सकता है? तो ये एक और सिद्धांत हो गया था। ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पर्सन, अगर जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसने कोई अपराधी कारित नहीं किया बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, तो फिर जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो तो वैसे ही अलग हो गया, उसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं चलेगा अगर ये सिद्ध हो जाता है तो। चौथा है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड ऑफ वाइफ, पति पत्नी के बीच पहुंच का ना होना। किसी बच्चे के बारे में ये बात हो रही है कि वो उसी आदमी का बच्चा है क्या, अगर ये साबित कर दिया जाए कि उनके बीच पहुंच नहीं थी, तो ये असंगत तथ्य धारा 11 में जाकर सारे सुसंगत हो जाते हैं। और ये जो जितने भी चीजें हमने आज पढ़ी हैं, संगत, सुसंगत, विसंगत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और थोड़ा सा क्लियर समझाया है, तो ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा।